हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और PGT एस्टेट के लिए हमने क्षितिज भाग एक शुरुआत कर रखी है और ये अकॉर्डिंग टू HBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो HPSC ने TGT और PGT का एस्टेट के लिए जो सिलेबस दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं। तो NCERT की क्षितिज भाग एक है जो कि 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक है और उसी का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है कैदी और कोकिला। तो इस चैप्टर के MCQs आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हैं। और कैदी और कोकिला नामक जो कविता है वो हमने इससे पहले के 2 वीडियो में पढ़ाई थी। और कैदी और कोकिला नामक जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। इसी कविता के जो 2 पार्ट हमने डाले थे उसकी पहले वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ा दिया था। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क रूप से तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इस एस्टेट को लेकर मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सभी उसके अंदर संग्रहित है। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम क्योंकि NCERT काफ़ी रहती है हमारी। और TGT के लिए मैंने जो बसंत भाग 1, 2 और 3 आपके सिलेबस में दी गई हैं वो लगभग मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं विद MCQs, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आज करेंगे हम कैदी और कोकिला नामक कविता के MCQs। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो लेखक है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है हिंदी साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहती हूँ, जिनसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो चतुर्वेदी जी थे वो साहित्य के क्षेत्र में पत्रकारिता के माध्यम से आते हैं और कई सारी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तो वो पत्रिकाएं हैं जैसे कि आपसे पूछ ले, प्रभा, प्रताप और करमवीर। इन 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो एक तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जैसे कि हिम किरीटनी, ये मैं लिखूंगी तो नहीं क्योंकि जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी। हिम किरीटनी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। हिम तरंगिणी, तो यहाँ से एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता, समर्पण और वेणुलो गुंजे धार, युग चरण, मरण ज्वार, बिजली काजल आँच रही, ये जो रचनाएं हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक बात और है कि इनको एक भारतीय आत्मा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये TGT एस्टेट में पूछा भी जा चुका है 1-2 बार। एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको हिंदी साहित्य के अंदर जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं MCQs की। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, बहुत ही जल्दी करेंगे, ऑप्शन पे हम ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। सबसे पहला ही प्रश्न है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता को अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, NCERT की लाइन टू लाइन मैंने व्याख्या करवाई है, तो आप इसकी वीडियोस पहले व्याख्या वाली देख लें। साथ ही क्षितिज भाग 1 के जो गद्य खंड में 8 चैप्टर हैं वो सारे मैं विद MCQs करवा चुकी हूँ, तो उन्हें भी आप 1-1, 2-2 करके जल्दी जल्दी अपना देख लें। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, कैदी और कोकिला के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रश्न नंबर 2 है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 1889 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इतनी बातें भी मैंने बता दी हैं आपको। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में
1889 में 1889 में जो है इनका जन्म हुआ था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया? तो सबसे पहले इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। मैंने अभी बताई थी कि आपको 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, प्रभा, प्रताप और करमवीर। तो तीनों का इन्होंने संपादन किया। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है, ये प्रश्न बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक भारतीय आत्मा, कई बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? तो ये नहीं कि इनकी एक ही कविता देशभक्ति से परिपूर्ण है, इनकी अधिकांश जो कविताएं हैं ना, उनमें राष्ट्रीयता का जो भाव है वही प्रमुख भाव है। जब ये कैदी और कोकिला नामक कविता इन्होंने लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, तो ये उस समय लिखी थी जब ये स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में जब ये आधी रात्रि के समय कोयल का स्वर इनको सुनाई देता है, तब कोयल को संबोधित करते हुए इन्होंने ये कविता लिखी है। और ये इस कविता के माध्यम से ही भारतीयों की जो सोई हुई चेतना है उसे जागृत करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हैं। साहित्य देवता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। साहित्य देवता, समर्पण, हिम तरंगिनी, उपयुक्त सभी, तो ये रचनाएं जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साहित्य देवता भी आप याद रखना, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। समर्पण, माता, युग चरण, वेणुलो गुंजेधार, हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी, ये दोनों ही रचनाएं इन्हीं की हैं। तो आपको सारी इनकी रिवाइज हो गई होंगी। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत कब हुआ था? तो 1968 में इनका देहांत हुआ, और 1889 में जो है इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है? अब वहाँ पर इससे जो पहले प्रश्न आया था उसमें भाव पूछा था इनकी कविता में, तो राष्ट्रीयता का भाव विद्यमान है। अब इसमें विचारधारा पूछा है, तो ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे। ये प्रश्न भी आपको बताना है कि क्रांतिकारी विचारधारा से संबंध रखते हैं। कवि को कौन पेट भर खाना नहीं देता? तो कवि कहाँ पर है? जेल में है, और जो अंग्रेजी जो सरकार है जिसने इनको जेल में डाला है, वही इनको जेल में पेट भर खाना नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को रात में कौन निराश करके चला गया? तो हिमकर भी था ना, इसमें आया था कविता जब हमने पढ़ाई थी, तो हिमकरण जो है इनको उदास करके चला गया, यानी कि रात्रि के समय चांद भी आया और चला गया, लेकिन कवि के लिए वही माहौल रहा। दिन में भी अंधकार जैसा माहौल है। कवि जो है जेल के अंदर अपने आप को अकेला, निराश और आक्रोश महसूस करता है। तो हिमकर जो है चांद का पर्यायवाची है, और इस कविता के अंदर चांद का मानवीकरण किया गया है। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा गया था? तो आपको पता है कारागार में कौन जाते हैं? चोर, डकैत, लुटमार, यही तो जाते हैं। तो वहीं पर कवि है। तो किस कारागृह में, कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा गया था? तो चोरों और डाकुओं के बीच में इनको रखा गया था। तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया गया था? तो कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया गया था? क्योंकि वह एक राजनीतिक कैदी था, और उस वक्त जो राजनीतिक कैदी थे उन पर कड़ा पहरा इसलिए था ताकि जनता को भड़काए ना। अगर इस कैदी को थोड़ा सा भी खुला माहौल मिल गया तो ये जो अंग्रेज सरकार भारतीयों के ऊपर जो दुर्व्यवहार कर रही थी और यातनाएं दे रही थी जेल के अंदर, वो सभी ये बाहर लोगों को बता देते और लोग जो है दंगा करने लगते। इसलिए इनके ऊपर कड़ा पहरा लगाया गया था। कवि ने कालिमा मई किसे कहा है? तो कवि ने कोयल को कालिमा मई कहा है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा पंक्ति में प्रमुख विषय है?
तो शासन है या तम, तम का मतलब है अंधकार। तो कवि ने कहा है कि या तो अंधकार का प्रभाव गहरा है, ये शासन है या अंधकार है। मतलब समझ नहीं आ रहा कवि को, जो अंग्रेजों का शासन है वो पूरी तरीके से अंधेरा दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन का जो अन्याय है ना, उसको इस पंक्ति में प्रमुख रूप से उभारा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक क्यों कहा है? तो उसमें जो है निराशा एवं वेदना है, इसलिए वो हुक पड़ी है। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदना बोझ वाली, प्रश्न नंबर 17 है, वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा प्रमुख अलंकार है? तो एक बात आप याद रखना, जहाँ पर भी आपको सी, सा, जैसे डैश करके ये मिला है ना आपको, जैसे कोई अक्षर हो उसके साथ फिर डैश करके सी लगा हुआ हो, या फिर डैश करके सा लगा हुआ हो, या समरूप सा हो, या समान जैसे बताया जाए, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान की समता बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के शब्द मिलते हैं तो तुरंत वहाँ पर टिक कर दें कि आपको उपमा अलंकार है। ठीक है, तो वेदना बोझ वाली सी, तो ये मैंने बताया था, ये शब्द देखते ही आप बताएं कि यह उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का रूप आरोपित किया जाता है, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है कि किसी भी एक सेंटेंस में आपको एक ही शब्द एक से अधिक बार दिखाई देगा। ठीक है, और उसके अर्थ जो हैं अलग अलग होंगे, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, दोनों में कनक का मतलब अलग अलग है, एक कनक का मतलब गेहूं और एक कनक का मतलब सोना। ऐसे ही काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर ये घटा नामक शब्द भी 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा, तो ये 2 बार आया है घटा शब्द, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर भी ऐसे आप 2 शब्द एक ही जगह पर देखें नहीं एक जैसे, तुरंत वहाँ पर यमक अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार का तो आप सभी को पता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, यह कोयल किस समय चीखी थी? तो कोयल जो है आधी रात के समय चीख पड़ी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दावानल की ज्वालाओं से क्या अभिप्राय है? दावानल, दावानल होता है जो जंगल में लगती है आग, बड़वानल होती है जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, जठराग्नि होती है जो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो यहाँ दावानल की ज्वालाओं का अभिप्राय है कि बहुत बड़ी, यहाँ पर अभिप्राय पूछा है, इसका मतलब नहीं पूछा, तो इसका मतलब है कि बहुत भारी दुख, अभिप्राय पूछा है। यहाँ पर दावानल की ज्वालाओं से क्या अभिप्राय है? तो कवि यही बताना चाहता है कि हे कोयल, क्या तुमने कोई बहुत बड़ा दुख देख लिया है जिसके कारण तुम आधी रात के समय चीख पड़ी हो? अगला प्रश्न है, कवि ने बावली किसे कहा है? तो कवि ने जो है कोयल को बावली कहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ है? तो कवि क्या है, इस वक्त एक जेल में है, कारागार में बंद है, तो कारागार में तो हथकड़ियाँ ही पहनाते हैं। ठीक है, तो हथकड़ी उसने पहनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कवि को कोयल की मधुरता एवं सहानुभूतिपूर्ण स्वर से कैसी प्रेरणा मिलती थी? तो विदेशी सत्ता के प्रति जो है ना विद्रोह की भावना की जो है प्रेरणा उससे मिली है। जब कोयल रात्रि के समय बोलती है तो कवि को ऐसा लग रहा है कि कवि भी जो कोयल है वो भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर रही है, तो विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना कवि के मन में भी जागृत हो जाती है कोयल के स्वर को सुनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, शासन की करनी भी काली से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर शासन की जो अन्याय भावना है, जो भारतवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? क्योंकि चमकीले गीत इसलिए कहा है क्योंकि कोयल के जो गीत है ना वह ओज एवं संघर्ष के भाव से युक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, नवचर
चर का संचार का क्या आशय है। तो कवि ये कहता है कि देखो, मैं 10 फुट की कोठरी में बंद हूँ, ये कोठरी भी काली है, इसकी दीवारें भी काली हैं। ए कोयल तुम देखो, मैं तो ये 10 फुट के इसमें कमरे में बंद होकर रह गया हूँ। तुम देखो नभ भर का संचार, तुम पूरे आसमान में उड़ती हो। तो यहाँ पर उनकी मुक्ति की तरफ कहने का कवि का आशय है कि तुम कितनी मुक्त हो, कितनी आज़ाद हो तुम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मोहन शब्द जो है यहाँ पर इस कविता के अंदर महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ एमसीक्यूज थे इम्पोर्टेंट इस कविता में। बाकी जो मैंने कविता पढ़ाई थी तो सारी बातें आपको बताई थी। तो कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।